नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीरीज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया? किस देश में हुई थी? शुरुआत कहाँ हुई थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर है। दो। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। और भारत में कहाँ हुई थी इसके बारे में व्याख्या में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम याचिकाओं की अमेरिका से जन्मा था। जो पीआईएल जिन्हें कहते हैं सामाजिक कार्यवाही याचिका जिसे कहते हैं, और न्यायपालिका के आविष्कार और न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका पीआईएल की शुरुआत 1970 के दशक में आखिर में भारत में हुई थी। भारत में कब हुई थी? 1970 के आखिर में। इस अवधारणा 1960 के दशक में अमेरिका में विकसित हुई थी। जनहित याचिका की शुरुआत से जुड़ी कुछ खास बातें। जनहित याचिका के अवधारणा अग्रदूत न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती थे। जनहित याचिका की अवधारणा के बीच सबसे पहले 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल ठाई मामले में न्यायमूर्ति अय्यर ने बोए थे। जनहित याचिका का पहला मामला हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 था। जनहित याचिका का मकसद समूह हितों की रक्षा करना और न कि व्यक्तिगत हितों की रक्षा करना। यह जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान देता है। किसी सामूहिक जगह पर यह किसी एक हित की बात न होकर सभी के हितों की बात है। जैसे कि नॉइज पोल्यूशन, यह सभी के हितों की बात है, तो उसमें पीआईएल दायर किया जा सकता है, न कि व्यक्तिगत। किसी का जमीनी मामला है तो यह व्यक्तिगत मामला है, न कि पीआईएल पब्लिक मामला है। तो आप कहेंगे कि रेप केस तो व्यक्तिगत मामला है। जी नहीं, ये रेप केस ये सार्वजनिक महिलाओं का व्यक्तिगत मामला है, अतः ये पब्लिकली मामला है, तो इस पर पीआईएल दायर की जा सकती है। जनहित याचिका को दायर करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। जनहित याचिका को पारंपरिक मुकदमेबाजी का विकल्प नहीं माना जाता, बल्कि इसका पूरक माना जाता है। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। जनहित याचिका की शुरुआत 1979 का मामला है, जो कि मुख्यकर्ता लक्ष्मी देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में मानी जाती है, जिसे जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक सशक्त उपक्रम के रूप में स्वीकार किया। पर इसकी प्रणाली केवल उन व्यक्तियों पर दायर किया जा सकता था जो स्वयं प्रभावित थे। लेकिन जस्टिस पी एन भगवती ने व्याख्या की कि किसी भी सार्वजनिक मुद्दे को सामान्य जन के हित में उठाया जा सकता है, अदालत में लाया जा सकता है। मुख्य घटनाएं और फैसले। राजीव गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1981 में हुई थी, और कुन्नमल वर्सेज कन्हैया 1982 में हुई थी, और धारा 144 जो कि 1984 का मुद्दा था, 84 में यह मुद्दा सामने आया था। इसी प्रकार धारा 144 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से सशस्त्र बलों को तैनाती का मुद्दा उठाया था, जो कि सही भी है, पीआईएल में दायर किया भी जा सकता है। निष्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप पोज करके ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको मैथ्स में काफी कारगर साबित होगा ये। और बाकी सामान्य जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, सुसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। कौन सा सही है? ए बी, एबीसी, एबीसीडी। चलिए इसका आंसर देते हैं। सूचना की पारदर्शिता सही बात है, सूचना का प्रकटन ये भी सही बात है, सुसूचित नागरिकता ये भी सही है, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये भी सही क्वेश्चन, अर्थात ये एबीसीडी चारों आंसर इसके सही है। फोर्थ इसका सही आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से जुड़ी कुछ शब्दावली। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, जो कि धारा 5 की उपधारा 1 के तहत परिभाषित अधिकारी इसमें सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, जो कि धारा 5 की उपधारा 2 के तहत परिभाषित अधिकारी है। लोक प्राधिकारी, जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण का अधिकारी है। सूचना आयुक्त, जो कि सूचना न मिलने पर अपील करने का अधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में कुछ खास बातें ये है। इस प्रकार अधिनियम की मकसद नागरिकों का सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज को पारदर्शिता में बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोगों को वास्तविक अर्थ में सशक्त बनाना है। इस अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकार की जानकारी के लिए अनुरोध करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों के तहत आने वाले अलग अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों और आरटीआई से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होती है। इस अधिनियम के तहत
सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए अधिक जवाबदेह बनाता है। इस अधिनियम के तहत आवेदनों का निस्तारण करने के लिए कुछ नियम है। इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहायता मिली और 21 जून 2005 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचियों को सम्मिलित करना है। अतुल कोहली, डिवाइड एंड किट, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये पुस्तकें हैं और ये लेखक हैं, इनका मिलान कर सही सम्मिलित करना है। अतुल कोहली ने इनमें से द रिपब्लिक ऑफ इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका सही आंसर है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने वर्किंग एट डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, अर्थात फोर्थ इसका सही आंसर है। इसको एलिमिनेशन से किया जा सकता है। अगर आपको एक दो भी पता है तो एलिमिनेशन किया जा सकता है। सेकंड एंड फोर्थ इसका सही आंसर, अर्थात थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ये किताबें तो आपको पता चली गई, परंतु अतुल कोहली ने कुछ और किताबें लिखी थी, जैसे राज्य निर्देशित विकास और न्यू इंडिया की प्रचुरता के बीच गरीबी, भारत का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म प्रो बिजनेस, ग्रेव एंड द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया। ग्रेविल ऑस्टिन ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन 1950, ये ग्रेविल ऑस्टिन की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय संविधान के विकास और उनकी मूलभूत सिद्धांतों और संस्थागत पहलुओं को गहन विश्लेषण किया। ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की एक राष्ट्र के पत्थर की नींव के रूप में वर्णित किया है। इसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, जिसे संवैधानिक संग्राम की धारा के आकार का लिया गया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो बुक है, इसमें इसके बारे में आप ग्रेविल ऑस्टिन की किताबों में भारतीय संविधान के अध्ययन के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मानी जाती है। इसने शोध और विश्लेषण ने भारतीय संविधान के संवैधानिक सिद्धांतों को समझने की मदद और एक गहरी समझ प्रदान की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पेडल मून जिन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? ए ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया 1910 1910। इस बुक में पेडल मून की ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में विस्तार और इसके शासन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। ये किताब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और उसकी नीतियों और भारत के इसके प्रभावों के विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। द मेकिंग ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल सर्वे, हिस्टोरिकल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और द एंग्लो इंडियन प्रॉब्लम, स्टडी इन रेस रिलेशन और निष्कर्ष। इसको आप पोज करके ढंग से पढ़ लीजिएगा और ये मेंस में आपके काफी कारगर साबित होगी। एलन ग्लेधिल इनकी जो पुस्तकें थी वो ब्रिटिश इन इंडिया, सोशल हिस्टोरी ऑफ राजस्थान और इंडिया एंड द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश राज, द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद और द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आते हैं तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प को कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए विधानसभा, चलिए आंसर देते हैं इसका। विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, ये सही बात है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही बात है। ऐसे संकल्प को कोई संशोधन या प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये भी सही बात है। ये तीनों सही है। एबीसी इसका चौथा इसका सही आंसर है। देखिए संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, अतः संशोधन नहीं किया जा सकता। विधानसभा इसको अस्वीकार कर सकती है और संकल्प पारित कर तो सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के लिए विशेष बहुमत का अर्थ है कि संविधान में संशोधन के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वालों में 2/3 का बहुमत, मंत्रियों के साथ साथ निजी विधेयक सहित किसी भी विधेयक के संविधान में पेश किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 268, देखिए यहाँ 268(2) आ गया, सॉरी इस थोड़ा सा मिस्टेक हुई है और यहाँ 368(2) है। चलिए 368(2) के बारे में तो आपका पता चल ही गया और 268(2) के बारे में भी पढ़ लो।
इसको आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। इसमें वित्तीय कराधानों के जो संसद और विधानसभाओं के कराधानों के वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधानों को केंद्रीकृत किया गया है 268 में। और 268 का अर्थ है ये पूरी प्रक्रिया इसमें दी हुई है। आप 268 भी पढ़िए, ये आपके काफी काम आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान की ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांत अधिनियम 1999, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने से संबंध में उपरांत नियम 2011। अर्थात ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से पंचायती राज अधिनियम में किया गया था? देखिए, ये जब शुरुआत हुई थी 1992 में, तब ये उपबंध नहीं था ग्राम सभाओं का। तब इसको जो मोटे मोटे स्तर पर जो बड़े जैसे जिला स्तर पर और पंचायती स्तर पर पंचायत समितियां और ग्राम स्तर पर पंचायतें, इन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित था, परंतु इसमें ग्राम सभाओं का उपबंध नहीं था। 2011 में इसे संशोधित करके डाला गया था। चलिए इसका पूरी व्याख्या देखते हैं। ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये 1992 के अंतर्गत इस तरह किया गया था। ये 92 में भी किया गया था, परंतु ये अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांत अनुसूचित क्षेत्रों में संशोधित किया गया था। राजीव गांधी सरकार के समय 73वें संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों को संविधान में संवैधानिक दर्जा देने का महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिकार ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था। पंचायती राज अधिनियम 2011, पंचायती राज अधिनियम 2011 भारत सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में लागू किया गया ये एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। ग्राम पंचायत अधिनियम 2011 के मुख्य प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे? ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण किया गया, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को ज्यादा महत्वता दी गई और महिलाओं के लिए आरक्षण, इसमें 33% आरक्षण दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विस्तार किया गया। संयुक्त बैठकों का ये इसी में दायर की गई निष्कर्ष, और इसको आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा पूरा 73वां संविधान संशोधन और 2011 का जो संशोधन हुआ था वो इसमें दिया हुआ है। चलिए निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा के संयुक्त बैठकों का प्रावधान राज्य की पंचायती राज व्यवस्था के तहत संविधान संशोधन और राज्य सरकारों के कानून से जुड़ा हुआ है। खासकर 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम 2011 का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना और ग्राम पंचायतों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। ग्राम पंचायतों अर्थात ग्राम सभाओं को ज्यादा महत्वता दी गई, क्योंकि जो लोकल स्तर पर जो चयनित व्यक्ति है, ग्राम सभा क्या होती है? पंचायत समिति तो कस्बों के स्तर पर होती है, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से 4 या 5 गांव मिलाकर एक सरपंच बनता है, और उन छोटे छोटे 4-5 गांवों में ग्राम सभाओं का गठन किया जाता है। जैसे कि 5 व्यक्तित्वों या 6 व्यक्तित्वों का मिलकर एक ग्रुप बनाया जाता है, ताकि वो वार्ड मेंबर जिनको वो चयन करते हैं, वो गांव चयन करता है वार्ड मेंबर्स को, उनको सुझाव दे सके कि यहाँ ये काम होना चाहिए, यहाँ वो काम होना चाहिए, और उनको सभाओं का बैठ के भी करवाई जाना आवश्यक है। ये भी दायर किया गया कि इतने समय काल में कि साल में 4 बैठकें तो होना आवश्यक है। कुछ इस प्रकार से बैठकों का जुड़ाव देखा गया, और 2011 में ये संशोधित किया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में भी ये होना चाहिए। थैंक यू।